हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीदा आपका वेलकम करती हूं अपने चैनल गेटअप विद योर ड्रीम्स पर। आज का टॉपिक है हमारा सीसीएल को लेकर। सीसीएल को लेकर क्या रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं उसके बारे में आज हम पूरा जानेंगे। क्या प्रोसेस है, कैसे इसके फॉर्म को फिल करते हैं। तो सामने जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये एक फॉर्म है। ऊपर हेडिंग है हमारा बेसिक शिक्षा परिषद परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। तो जो फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हमें ये फॉर्म फिल करना होता है। तो फॉर्म का हम देख लेते हैं। सबसे पहला है आवेदन, आवेदिका का नाम। मतलब अगर लेडी है तो अपना नाम लिखेंगी आप, और जेंट्स हैं तो आप अपना नेम मेंशन करेंगे। तो यहाँ आवेदिका पे आप अपना नाम लिख सकती हैं। क्योंकि मैं खुद एक लेडी हूं तो मैं उसी बेस पर समझाऊंगी कि मुझे अगर अपनी बेटे के लिए सीसीएल लेनी है या अपनी बेटी के लिए सीसीएल लेनी है तो मुझे क्या करना होगा। पहला तो देखिए ये है कि सीसीएल हमारे लिए नहीं होती। जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो गवर्नमेंट टीचर हैं, उनके लिए सीसीएल नहीं होती है, बल्कि उनके बच्चों के लिए होती है। मतलब हमारे बच्चों के लिए, हम अपने बच्चों के लिए, जैसे हमारे बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं और हमें जरूरत है छुट्टी की, हमें लीव की जरूरत है, हमारा बच्चा बीमार है, तबीयत खराब है, हमें चाहिए कि हम उसको देखें। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, 18 ईयर्स से कम के जो बच्चे होते हैं, उनको थोड़ा जरूरत होती है अपनी माँ की। समझ रहे हैं ना। तो उस टाइम जरूरत बन जाती है कि भाई हमें सीसीएल लेनी ही पड़ेगी, इस समय अब हमें अवकाश लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चे को जरूरत है, बच्चे की पढ़ाई को लेकर टेंशन है, बच्चे की हेल्थ को लेकर परेशानी हो रही है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो गई, बच्चा बीमार है, तो भाई हमें सीसीएल चाहिए होती है ना। तो मैं अब बताऊंगी कि पहले तो मैं अपना नाम यहाँ नेम मेंशन करूंगी, आवेदिका का नाम। आपका जो भी नाम है आप मेंशन कीजिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मानव संपदा कोड होता है। हर टीचर का अपना एक पर्सनल मानव संपदा कोड होता है, तो वो आपको कोड लिखना है। यहाँ अपना फोन नंबर, मोबाइल नंबर आप मेंशन कीजिए, विद्यालय का नाम, जिस भी स्कूल में आप टीचर हैं वहां का, उस स्कूल का नाम आप मेंशन करेंगे। और यूडाइस कोड, ये स्कूल का यूडाइस कोड होगा। हर स्कूल का अपना एक पर्सनल यूडाइस कोड होता है, तो वो आपको मेंशन करना है। विकास क्षेत्र, किस एरिया में आपका विद्यालय है, कहाँ पर है, एतमतपुर में है, एतमतदौला पर है, कहाँ है, वो आपको इस तरीके से लिखना होगा। साथ ही जन्म तिथि, यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है। प्रथम नियुक्ति तिथि और स्थायी होने की तिथि, यानी आपकी जो पहली नियुक्ति तिथि थी तो कौन सी डेट थी आपकी, आपने सबसे पहले ज्वाइनिंग की थी तो कहाँ की थी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ट्रांसफर ले लेते हैं, या ये भी होता है कि हमने जॉब चेंज कर ली, एक गवर्नमेंट सेक्टर से हम दूसरी गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाते हैं, एक पोस्ट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर हमारा ट्रांसफर हो जाता है। तो आपको प्रथम नियुक्ति तिथि मेंशन करनी है, साथ में स्थायी होने की तिथि, 1 साल बाद जब हम परमानेंट हो जाते हैं तो वो भी डेट आपको मेंशन करनी है। पॉइंट 10 जो है आपका, इसमें कई सारे अवकाश आपके लिखे हुए हैं। मेडिकल, बाल्य देखभाल अवकाश, प्रसूति अवकाश, गर्भपात अवकाश, अर्जित उपार्जित अवकाश और आकस्मिक अवकाश। मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, ये सारे अवकाश जो आप अपने सर्विस बुक से देखेंगे तो सारे आपको मेंशन नहीं करने, सबकी फीडिंग नहीं करनी है। यहाँ पर अगर आप सीसीएल ले रहे हैं तो आप सिर्फ सीसीएल के बारे में ही डिटेल लिखेंगे। हर कॉलम को भरना जरूरी नहीं है। यहाँ जैसे बाल्य देखभाल अवकाश है, अगर आपने इससे पहले बाल्य देखभाल अवकाश सीसीएल लिया है तो कितने दिन का लिया है वो आप लिखेंगी, और अवशेष दिनों की संख्या और कितनी सीसीएल बची है, कितने दिन अब आपके बचे हैं वो आप लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सीसीएल अभी तक नहीं ली तो उपभोग किए हुए दिनों की संख्या में आप 0 मेंशन करेंगे या डैश बना सकती हैं, और अवशेष दिनों की संख्या में आप पूरे 730 दिन लिख सकती हैं। और 11 पॉइंट है, उसमें आप अपने बच्चों के बारे में लिखेंगी, बच्चों के नाम लिखेंगी, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगी, उनके जन्म प्रमाण पत्र का क्रमांक और तिथि लिखेंगी। जो हमारे बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट होता है उसमें ही क्रमांक और तिथि दोनों ही मिल जाएंगी कि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र का क्रमांक क्या है और ये किस दिन बना। समझ रहे हैं ना आप, ये किस दिन बना वो आपको मिल जाएगा। आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को उम्र, जिस दिन आपने आवेदन किया है, जिस डेट को आपने ये फॉर्म फिल किया है, सबमिट किया है, उस दिन आपके बच्चे की उम्र क्या थी, ये आपको लिखना है। यहाँ पर सबसे 2 बड़े जीवित बच्चों के बारे में पूछा है। यहाँ पर अगर आप एक बच्चे के लिए ले रही हैं तो जरूरी नहीं है कि आप दोनों बच्चों के नाम मेंशन करें। मैं ये क्लियर कर दूं, अगर आपके 2 बच्चे भी हैं तो जरूरी नहीं है कि आप दोनों के नाम लिखें, आप एक बच्चे का भी लिख सकते हैं। अब मांगे जा रहे अवकाश का प्रकार क्या है, बाल्य देखभाल अवकाश है, प्रसूति है, गर्भपात है या मेडिकल अवकाश है। तो इन चारों में से जिस रीजन से आप ले रही हैं
वो आप रीजन मेंशन करेंगे। पॉइंट आपका 13 है अवकाश की अवधि, मतलब किस डेट से अब किस डेट तक के लिए आपको अवकाश चाहिए, वो आपको डेट फिल करनी है और टोटल कितने डेज के लिए चाहिए ये भी आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बच्चा बीमार है और आपको लगता है कि भाई थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, तो आप उसी हिसाब से 15 दिन, 1 महीने या उससे ज्यादा के लिए भी अप्लाई कर सकती हैं और यहाँ पे टोटल जो डेज है वो आप लिख सकती हैं। बाद में आप नीचे देखिएगा बाल्य देखभाल अवकाश हेतु आपको यहाँ संतान का नाम जिसके लिए आपको अवकाश लेना है उसका नाम आप लिखेंगी। जन्म प्रमाण तिथि का प्रमाण संलग्न करें। मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर आपको बेटे की या बेटी की जो भी है आपका संतान जो भी है आपकी, आपको उसका बर्थ सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी अटैच करनी पड़ेगी। साथ ही अवकाश मांगे जाने का कारण भी लिखना है कि बीमारी की वजह से कर रहे हैं आप या परीक्षा की वजह से आपको चाहिए। अगर बीमारी है तो बीमारी पे टिक कीजिए और अगर बच्चे के एग्जाम चल रहे हैं तो आप एग्जाम टिक कीजिए, ठीक है ना। अगर आप अगर प्रसूति के लिए अवकाश मांग रहे हैं तो वो भी आपको बतानी पड़ेगी कि पहली है या दूसरी, और तिथि भी लिखनी पड़ेगी जो डॉक्टर की आप एडवाइस के बाद आप यहाँ लिखें। उसके बाद अवकाश की अवधि में पता, आपको एड्रेस भी डालना पड़ेगा। उसके बाद शपथ पत्र, यहाँ पे मैं अपना नाम लिखिए, घोषणा या प्रमाणित करता या करती हूँ। पूरा ये लिखने के बाद नीचे आप अपने साइन करेंगे। नीचे देखिए आपने देखा होगा आवेदक ऑब्लिक आवेदिका के हस्ताक्षर, यहाँ पे आपको साइन करने हैं। और नीचे प्रधानाध्यापक के लिए संस्तुति दी हुई है, अभियुक्ति दी हुई है, ये आप यहाँ पर साइन कराएंगे उनसे। यहाँ पर साथ में पंजीकृत बच्चे भी बताने होंगे कि आपके विद्यालय में पंजीकृत छात्र कितने हैं और कार्यरत सहायक अध्यापिका और कितनी स्कूल में टीचर्स या टीचर हैं और कितने अनुदेशक हैं, कितने शिक्षा मित्र हैं। आपको ये लगेगा कि ये जानकारी क्यों जरूरी है। आपको लगेगा कि भाई मैं तो सीसीएल ले रही हूँ या ले रहा हूँ, तो भाई ये इन्फॉर्मेशन मुझे क्यों देनी है। तो मैं आपको बता दूं, सीसीएल जब भी हम लेने जाते हैं तो डिपार्टमेंट पहले ये देखता है कि इस स्कूल से कितनी टीचर सीसीएल एक साथ ले रही हैं। मैं क्लियर बता दूं आपको, अगर स्कूल से 3 या 4 या ज्यादा से ज्यादा टीचर्स एक साथ सीसीएल लेना चाह रही हैं या कोई रीजन बनता है तो थोड़ा मुश्किल आ जाती है। प्रॉब्लम ये होती है कि अगर सभी टीचर एक साथ छुट्टी पर जाएंगे, सीसीएल लेंगे, तो स्कूल का शिक्षण कार्य तो बाधित हो जाएगा ना। तो हमें ये भी बताना होता है कि बेहतर ये होगा कि आप अकेले ही पहले अप्लाई करें। आप पहले ही अप्लाई करें ताकि आप जब उस विद्यालय से एक ही शिक्षक की या शिक्षिका की एप्लीकेशन दिखाई देगी तो वो जल्दी मतलब एक्सेप्टेड होती है, वो जल्दी एक्सेप्ट। ये जरूरी होता है कि विद्यालय में कितने पंजीकृत बच्चे हैं और सहायक अध्यापक कितने हैं, ये देखना बहुत जरूरी होता है। शिक्षा मित्र और अनुदेशक कितने हैं। पता चले कि टीचर्स कम हैं और आपको छुट्टी दे दी जाती है, सीसीएल दे दी जाती है, तो कहीं शिक्षण कार्य बाधित ना हो। ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए और जरूरत को देखते हुए कि टीचर ने जो छुट्टी ली है, जो एप्लीकेशन दी है, वो वाजिब है या नहीं, उसको छुट्टी दी जानी चाहिए या नहीं, ये सब बातों पर ध्यान देते हुए ये अवकाश स्वीकृत किए जाते हैं। बाद में यहाँ पे अपना टीचर प्रधानाध्यापिका जो है या प्रधानाध्यापक जो है वो अपना साइन करते हैं, स्कूल की स्टैंप लगती है। इस तरीके से ये हमारा फॉर्म फिल हो जाता है। फॉर्म फिल होने के बाद इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ये जानने के लिए आपको इसका सेकंड पार्ट देखना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।